हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। 21 जुलाई के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, सब कुछ पेगासस से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज है। पेगासस एक स्पाईवेयर है, ये हम ऑलरेडी कल के एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। अब पेगासस इतना ज्यादा न्यूज में है तो मैंने आपके लिए सोचा है कि इस पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जो कि आज ही चैनल पे अपलोड हो जाएगा कि पेगासस क्या है। इसलिए मैं अभी पेगासस वाली न्यूज नहीं लूंगा, ना ही उसके एडिटोरियल लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से भी अराउंड आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो स्पाईवेयर है, जो पेगासस जो है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उस आर्टिकल को मैं सॉर्ट आउट करके और पूरा एक कि पेगासस है क्या, कब उसका ओरिजिन हुआ था, उसका एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा आज ही। तो अभी मैं न्यूज एनालिसिस में पेगासस के आर्टिकल्स नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम अभी आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम फॉर द ग्रीन स्टिमुलस, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करने की बात की गई है, प्लस जॉब्स क्रिएशन और इन सब से रिलेटेड बात की गई है, और जो ग्रीन एनर्जी की बात है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की बात की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है कि कैसे हम अपनी चीजें इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो अपनी शुरुआत करते हैं। मैंने इस एडिटोरियल को ऐसे ले लिया है, आप बस एक सुन लीजिए कि यहाँ पे है क्या। एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे बेसिकली राइटर कह रहे हैं कि दिवाली आने में है, मतलब आने में इन द सेंस अभी आप बोलोगे कि सर राखी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, ये सारी चीजें हैं, अभी कहाँ से दिवाली आने में। दिवाली हमें नवंबर में आएगी, लेकिन आपको पता है कि दिवाली के बाद में दिल्ली की सिचुएशन कैसी हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो पराली वगैरह जो किसान लोग जलाते हैं, ठीक है, उसके कारण से पॉल्यूशन हो जाता है, और पहले से ही पॉल्यूशन है, तो दिल्ली की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पे राइटर एक अच्छी बात बता रहे हैं। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिवाली आने पे है, तो यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सरकार को उस वेस्ट को ब्रिक्वेट्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कौन सा वेस्ट की बात हुई है यहाँ पे, जैसे वो पराली वगैरह जलाते तो जो खेतों का जो वेस्ट होता है उन सबको मिला के एक ब्रिक्वेट्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और ये जो ब्रिक्वेट्स है ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है कोल का थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट आपको पता है बिजली उत्पादन के लिए होता है, तो जो कोल की जगह हम लोग ब्रिक्वेट्स यूज कर सकते हैं। अब ब्रिक्वेट्स क्या है, ब्रिक्वेट्स बहुत सारी चीजों से बना है, जो कचरा, थोड़ा सा वुड, उन सारी चीजों से मिलके बनता है। जो खेत का जो आप बेसिकली आप ये समझो कि जब फसल कटने के बाद जो चीजें जलाई जाती है खेत को साफ करने के लिए, ठीक है, किसान उसे जलाते हैं क्योंकि उन्हें नई फसल वहां पे बोनी होती है। अब किसानों के पास में इतने रुपए नहीं होते हैं कि वो वहां पे रोटावेटर वगैरह खरीद के और वहां पे वो खेतों में चलाए जिससे कि खेत साफ हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो फसल काटने के बाद में जो खेतों में जो कचरा बच जाता है उस कचरे को वो जला देते हैं, तो उससे खेत साफ हो जाता है। अब जब वो कचरा जलाते हैं तो उसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों होता है, दिल्ली में पॉल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि पंजाब और हरियाणा, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये सब दिल्ली के आसपास में, ये सब दिल्ली के लगे हुए हैं ना। पंजाब हरियाणा दिल्ली से कितना दूर है, पास पास में ही तो है, और यहाँ पे यूपी भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली एक तरीके से देखो तो सेंटर में है, तो यहाँ का ये पूरा पॉल्यूशन यहाँ की एकदम हवा में थम जाता है। प्लस दिवाली पे फटाके वगैरह जलाते हैं वो, तो एक तरीके से वहां पे एकदम पूरा एक हम देखते हैं पॉल्यूशन की एक चादर ढक जाती है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सरकार को अभी से ये कोशिश करनी चाहिए, ये किसानों से वो ये वेस्ट सरकार ले सकती है, इस वेस्ट को वो कोल की जगह पे थर्मल पावर प्लांट में कोल की जगह पे इस वेस्ट को यूज किया जा सकता है, और इसमें ज्यादा रुपए भी नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोल यूज करते हैं तो वो सस्ता है, इन वेस्ट के और कोल के रुपए लगभग लगभग इक्वली हैं, तो इसमें ज्यादा रुपए भी नहीं लगेंगे। तो अब इसमें वो राइटर बहुत अच्छी बात बताते हुए वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, अगर जैसे सरकार या फिर आप इसको प्राइवेट एंटिटी को दे दीजिए कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो इन लोगों से वेस्ट कलेक्ट करके ये ब्रिक्वेट्स में कन्वर्ट करके और वो पावर प्लांट को सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बीच में एक तो जॉब क्रिएशन भी होगा, प्लस वेस्ट भी बच जाएगा, प्लस जो हमारा पॉल्यूशन की समस्या थी वो भी कम हो जाएगी। तो राइटर यहाँ पे कहते हुए कि सरकार को अभी से इन सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए, दिवाली आने तक का वेट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा बोला गया कि ऐसा कभी हुआ या नहीं किया गया, तो ऐसा बिल्कुल हुआ है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ने ये ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, ठीक है। एनटीपीसी ने ऑलरेडी ये जो है ना ब्रिक्वेट्स वाला है, इसको ऑलरेडी एक बार
कर चुकी है और ये सक्सेसफुल भी रहा है। तो ऐसा कहा गया है कि अब इसे इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला, दिल्ली पॉल्यूशन को कैसे कर्ब करना है। यूजुअली दिवाली के आसपास न्यूज आती है इसकी, तो अभी से आप इस पॉइंट को लिख के रखिए जो मैंने बताया है। अभी जो भी आपने इस पॉइंट को सुना है आप इसे नोट कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हुआ। सेकेंड यहाँ पे बात की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सरकार बात तो कर रही है, कार, 3 टायर, 2 टायर्स, जितने भी है व्हीकल्स वगैरह है, इन सबको हमें ये जो पेट्रोलियम और डीजल से जो चल रही है गाड़ियां, इन्हें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि वो जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे आप पेट्रोल डलवाने जाते हो तो पेट्रोल पंप पे, तो वैसे चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, इसलिए लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आनी है, जिस तरह की अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, तो उसके लिए उनको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बात की है कि हम सारी सिटीज में लगभग क्या करेंगे, हम ये चार्जिंग वाले जो सॉकेट, जो चार्जिंग स्टेशन है, जो चार्जिंग वाले हैं, उनको हम लेके आएंगे सो दैट लोगों को एक तरीके से लोग एक तरीके से एनकरेज हो। ठीक है, तो यहां पे ये बताया गया कि अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इन सारी चीजों में देखा जाए तो इतना कुछ वो है नहीं। अभी सिर्फ गवर्नमेंट बात कर रही है, लोगों की हैबिट बदलनी होगी, लोगों की सोच बदलनी होगी, और हमारे यहाँ थोड़ी चीजें धीरे धीरे होती है, तो गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए। देखो, अवेयरनेस का काम अभी सरकार ने अच्छा खासा कर दिया, अभी सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पता, आपको भी कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन उसे अब इंप्लीमेंटेशन की बारी आ गई कि सरकार को उसको इंप्लीमेंट करने पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेशनल प्रोग्राम है, अ नेशनल प्रोग्राम फॉर बिल्डिंग चार्जिंग स्टेशन इन ऑल सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन फॉर ये। ठीक है, एक नेशनल प्रोग्राम है जिस भी सिटीज में जहां 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां एक चार्जिंग स्टेशन वगैरह होंगे। ठीक है, तो इस पूरी चीज के बारे में बताया गया है। इससे क्या होगा, इससे एक तो पॉल्यूशन भी कम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन कम होता है तो वैसे भी पॉल्यूशन कम होगा, प्लस आपने ये देखा तो इससे भी पॉल्यूशन कम होगा। तो एक तरीके से देखें तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। प्लस जो हमारा जो हम पेट्रोल वगैरह की इनमें जो हमें बहुत रहता है कि उसके रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, एक उससे हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट होंगे। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है, बट ये है कि अब गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। फिर यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई है। पेरिस एग्रीमेंट की क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीमेंट्स बहुत सारे हुए थे, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, जिसे नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे। ठीक है, तो उसमें इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा था, इंडिया ने रखा था कि हम 450 गीगावाट्स जो हमारी जो एनर्जी होगी इंडिया की, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी बाय 2030। ठीक है, तो हमारी कोशिश है हम तो इससे ज्यादा करें। ठीक है, 450 गीगावाट्स ऑफ जो इंडिया की जो एनर्जी होगी वो 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। तो अब वो कैसे आएगी रिन्यूएबल सोर्सेज से, हमें कोल वगैरह पे हमारी डिपेंडेंस कम करनी है। ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा उन्होंने बताया कि सोलर पावर प्लांट सबसे अच्छा उसका है। आप हर गांव में अगर हम लोग सोलर पावर प्लांट लगाते हैं और एक गांव में अगर 1 मेगावाट भी अगर सोलर पावर प्लांट से अगर हमें एनर्जी मिलती है तो 6 लाख गांव है, तो कितनी सारी एनर्जी, कितनी सारी बिजली हमें सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर प्लांट से मिल जाएगी। प्लस सोलर पावर प्लांट का एक एडवांटेज ये भी है कि इरिगेशन के टाइम पे हम जैसे देखते हैं कि किसानों को अधिकतर समस्या होती है कि बिजली नहीं होती है, उन्हें खेतों में पानी देना रहता है। ठीक है, जिसे नहीं पता है, उन्हें फसल पैदा करने के लिए अभी वाली जैसे फसल है तो अभी तो हम देखते हैं कि मानसून डिपेंडेंट है, लेकिन बाद में जब वो गेहूं वगैरह बोते हैं, बाद में जब गेहूं वगैरह खेत में लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें उन्हें बहुत ज्यादा पानी लगता है, या चावल भी लगाते हैं, राइस भी लगाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो पानी देने के लिए बिजली तो होनी चाहिए ना। अब वो किसान के खेत में बोर है, उसके खेत में वो पूरा ट्यूबवेल वगैरह की पूरी सुविधा है, इरिगेशन की पूरी फैसिलिटी है, लेकिन अब बिजली रात में सिर्फ तुम 5 घंटे दे रहे हो तो उसमें क्या ही होगा। तो इससे उन किसानों को भी मदद मिलेगी, तो एग्रीकल्चर का भी प्रोड्यूस बढ़ेगा। ठीक है, प्लस जो हमारा जो टारगेट है 450 गीगावाट वाला वो भी हो जाएगा। प्लस हमारा एक तरीके से देखो तो क्लीन एनर्जी के टुवर्ड्स हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कोल वगैरह जो ज्यादा पॉल्यूटेड वाला है हम उस पे नहीं है। प्लस यहाँ पे कहा गया है कि अब आज के टाइम पे हम देख रहे हैं तो आजकल गांव में भी क्या होता है, गांव में भी सिलेंडर्स वगैरह आ गए ना, एलपीजी वाले ये जो सिलेंडर्स वगैरह आते हैं वो आ गए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये जितनी भी सारी चीजें थी वो कैटल डग से होती थी। ठीक है,
उन सारी चीजों से होती थी। तो अब ये जो कैटल डंक वगैरह है, इनको इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी या इनसे भी पावर प्रोड्यूस की जाती है, इनकी भी गैसेस वगैरह निकाल से इनके भी पावर प्रोड्यूस की जाती है। और इंडिया में देखा गया है कि सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन इंडिया में है वर्ल्ड की। तो हमें इस काउ डंग को यूजफुल कमर्शियल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया के पास ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं जिससे हम पॉल्यूशन भी कम कर सकते हैं। हमारे कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट है, तो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट भी पूरे हो जाएंगे। तो और ऑल्दो इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा कर रहा है कंपेरेबल टू हम दूसरी कंट्री भी देखें, यूएस वगैरह देखें, जिस हिसाब से उन्होंने पॉल्यूशन किया उस हिसाब से तो चलो हम ठीक ही कर रहे हैं। प्लस ये दिल्ली वाला हमने देखा, प्लस ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला देखा। तो ये पूरा एक तरीके से आज क्लीन एनर्जी पे रिलेटेड ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल था। तो मुझे लगा ये डिस्कस करना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आज का मुझे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही लगा, बाकी सारे पेगासस से रिलेटेड ही थे। ठीक है, तो इस चीज को हमने डिस्कस किया। नाउ शेयरिंग थ्रू स्कैरसिटी। अब यहाँ पे जो गोदावरी और कृष्णा बोट एक अलग अलग बनाया गया है। अगर आपको पता हो तो जैसे कोई भी बड़ी बड़ी रिवर होती है, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको इसका मैं क्रक्स बताता हूँ, क्रक्स ही जानना है हमें, बाकी इसमें कुछ डिटेल्स हैं, वो डिटेल जितनी आपकी जरूरी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, हम देखते हैं कि कोई भी बड़ी नदी होती है तो वो यूजली 2 स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट को पार करती है, मतलब 2 स्टेट में तो जाती ही जाती है, लाइक नर्मदा, गंगा तो बहुत सारे स्टेट्स में। लेकिन हम देखते हैं तो जो भी नदी वगैरह रहती है, बड़ी जो भी रिवर्स रहती है, वो 2 स्टेट्स में तो जाती हैं। तो जब कोई भी रिवर 2 स्टेट्स में जाती है, ठीक है, ये स्टेट 1 हो गया, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। तो अब ये रिवर यहां से उस स्टेट में जाती है। तो इशू ये होता है यहाँ पे, जिस साल मॉनसून अच्छा होता है उस साल तो कोई समस्या नहीं, अच्छी बरसात हुई, अच्छा ऊपर से पानी आया, रिवर्स में भी वाटर फ्लो बहुत सही रहता है, ग्राउंड वाटर का भी वाटर फ्लो बहुत सही रहता है, तो फिर कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अच्छी बरसात वगैरह हो गई तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अब जिस साल पानी नहीं गिरा है उस साल फिर इन दोनों स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है कि इतना पानी हमें चाहिए, इतना पानी हमें चाहिए। तो जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उन्होंने बोर्ड्स बना दिए हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में। बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है, ठीक है, इन रिवर्स को रिलेटेड। तो ये इसमें बेसिकली करना ये है, ये हर स्टेट में होता है तो इसका एक कॉमन मैकेनिज्म होना चाहिए। प्लस जो गवर्नमेंट की देखो जो स्कीम्स होती है उसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लाइक हम देखते हैं कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे हम ऐसा बात करते हैं कि पानी पहुंचाना है वहां तक, जैसे लोगों तक, किसानों तक पानी पहुंचाना है, तो बराबर पाइपलाइन बना दो, कर दो, ठीक है। बहुत जगह तो ऐसा रहता है कि हम उस वाटर को यूज भी नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से इन वाटर का यूटिलाइज करना चाहिए। कॉमन बोर्ड होना चाहिए, जैसे अभी इन्होंने बोर्ड बनाया है, अब बोर्ड के जो डिसीजंस होंगे वही फाइनल होंगे। तो एक कॉमन वो होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो स्टेट्स होते हैं वो अपना अपना फायदा देखता है। देखो आंध्र प्रदेश अपना फायदा देखेगा, तेलंगाना अपना फायदा देखेगा, क्योंकि उनको वहां पे चुनाव जीतना है, उन्हें दूसरे स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं नदी को लेके, है ना, कि ये पानी हम रखेंगे, कोई कहीं डैम बना रहा है तो ये इशू हो जाता है। तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने चाहिए और जो इन पानियों को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। होता यह है कि अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं करते हो और जहां पानी पहुंचाना है वहां पहुंचाते भी नहीं हो, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म से होते करते ये सारी चीजें होनी चाहिए। अभी के लिए आपको इस आर्टिकल में इतना ही समझना था, बहुत सारी इसमें दूसरी चीजें हैं कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, लाइक कृष्णा और इनमें हम देखें तो इन रिवर्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, ठीक है। तो ये सारी फैक्चुअल अभी डिटेल्स हैं, अभी वो हमारे इतने काम की नहीं है। बाकी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका हम एक ओवरऑल अच्छे से डिस्कस करेंगे पॉलिटी की क्लास में कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो ये वाली चीज भी हुई। आज बेसिकली स्लाइड चलाने जैसा उसमें कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने चलाया भी नहीं था, ठीक है। एक्सेप्टिंग रेडिकल अदरनेस, अब ये बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो हमने पीयू रिसर्च सर्वे की हमने बात की थी, है ना। पीयू रिसर्च सेंटर ने ये जो सर्वे करवाया था, हमने इसकी बात की थी इंडिया के ऊपर से। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला था, इसकी भी हम बात करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें ऐसी थी है जो सर के ऊपर से जाने वाली, मतलब हमारे काम की नहीं है, और कुछ चीजें हैं जो काम की है। तो हम जो काम की चीजें हैं उस पर बात करते हैं और जो आपको समझना है उस पर एक बार बात करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली बात ये की गई है।
कि इंडिया को बताया गया कि इंडिया में लोग डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि ट्रू इंडियन वही है जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, जो सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दे रहा है, वो ट्रू इंडियन है। इस रिसर्च से हमें मालूम पड़ा। लेकिन इसमें हमें रिसर्च से एक चीज और मालूम पड़ी कि सब लोग अपने रिलीजन को लेके थोड़ा सा, कोई भी रिलीजन हो, सब लोग अपने रिलीजन से लेके थोड़ा सा एक तरीके से देखे तो अग्रेसिव इन द सेंस ऐसे हैं कि जैसे हिंदू की शादी सिर्फ हिंदू में होनी चाहिए, मुसलमान कम्युनिटी की शादी सिर्फ मुसलमान में होनी चाहिए, वहां पे थोड़ा सा एक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी हमने ये देखने को मिला है कि हम यहाँ पे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ जो काम की बात एक बार उसे रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन है आपके लिए। ठीक है, इंडिया जो है वो इंडिया डाइवर्सिटी हमारी एक तरीके से स्ट्रेंथ है। अगर आप यूरोपियन नेशंस वगैरह को देखो जो ये रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते रहते हैं, लाइक कि इंडिया में ये वायलेंस हो रहा, फलाना हो रहा, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, ये नहीं है, तो वो अपनी कंट्री का भी नहीं दिखते हुए ऐसा दिखते ना कि खुद की थाली का छेद कभी किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, उनके घर में कितना बड़ा देखें, उनकी थाली में कितना बड़ा छेद है तो वो उन्हें नहीं दिखेगा, ये कहावत है। ठीक, कि उन्होंने कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है, उन्होंने कितना डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसके बारे में वो नहीं बताएंगे। लेकिन आज वो एक डेवलप्ड नेशंस बन गए हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को एकदम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ही हैं भैया, सब पूरे विश्व के कर्ता धर्ता हम ही हैं, हमने जो रिपोर्ट भेज दी वो सही है, बाकी तुम्हारी कंट्री का तुम जानो। तो हम वेस्टर्न नेशन को देखें तो भले ही ये एक तरीके से देखो तो इकोनॉमिक फील्ड में इनका भले ही डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अगर हम मॉरल स्पेयर में देखें, ठीक है, स्पिरिचुअल या मॉरल स्पेयर में देखें तो इंडिया उनसे बहुत आगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी में अगर इस तरीके की डाइवर्सिटी होना तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि वहां पे अगर थोड़ा सा भी हम डाइवर्सिटी वाली अगर वो चीज देखते हैं तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वहां पे हमें वायलेंस या वो सारी चीजें सुनने को मिल जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, इवन डाइवर्सिटी हमारा डे टू डे लाइफ का पार्ट बन गया है। वो तो इन कंट्रीज ने अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, और हम भी सारा जो कंपैरिजन है पूरा वो वेस्टर्न कंट्री से करते हैं। ठीक है, तो ये हमको ऐसा लगता है कि वहां बहुत अच्छा है, वहां बहुत एकदम जन्नत है ना, यूरोपियन नेशन में एकदम मजे आ जाते होंगे। हाँ, उस मामले में ठीक है कि वहां पे वो डेवलपमेंट वगैरह बहुत सही है, लेकिन इन सारी चीजों में सही नहीं है। आपने खुद देखा होगा जब हम लोग तालिबान वगैरह का इशू पढ़ रहे थे या और भी सारी चीजें देख रहे थे कि कैसे यूएसए ने अपनी हेजेमनी खोई। अगर आप सारे एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ रहे हो तो हमने देखा था कि यूएसए ने भी कितना ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है। लेकिन आज यूएसए से बोलो, अगर वो कभी इंडिया पे बोल दे कि आपने इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है तो वहां पे कितना ज्यादा होगा। ठीक है, इंडिया को भी नहीं करना चाहिए, मैं इंडिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट समझिए कि जो ये सारे रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है उन कंट्री को भी तो देखो। हम बात करते हैं इंडिया पे, इंडिया का एक यूनिक क्वालिटी है, हमारे यहाँ टॉलरेंस की भावना है। टॉलरेंस मतलब कोई वो नहीं है कि हम कुछ भी सहन कर रहे हैं आंख बंद करके, वो वाला टॉलरेंस नहीं है, हमारे अंदर इनबिल्ट टॉलरेशन है। ठीक है, हम आपको एक अच्छी सी बात मैं बताता हूं जो कि इस एडिटोरियल में नहीं है। ऐसा कहा जाता है, हम वेस्टर्न कंट्रीज को क्या बोलते हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज। पूरे वर्ल्ड में अपार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया इज द ओनली वेस्टर्न कंट्री। ठीक है, पूरे एशिया में हम देखते हैं कि इंडिया इज ओनली द लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री, लिबरल कंट्रीज। ठीक है, इंडिया ही एक सिर्फ लिबरल कंट्री है। वो क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंसिपल है टॉलरेशन का, हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं जबरदस्ती एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। हमें डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। ठीक है, और एक तरीके से हमारी स्ट्रेंथ भी है, हम बहुत मिलजुल के रहते हैं। कोई आप नॉर्थ ईस्ट देख लो, चाहे आप साउथ इंडिया को देख लो, चाहे आप नॉर्थ इंडिया को देख लो, कितनी अलग अलग वेरिएशन है। कोई नॉर्थ का इंसान साउथ में जाएगा तो उसे ऐसे लगेगा, मैं सही बताऊं, उसे ऐसे लगेगा कि यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है जो नॉर्थ में नहीं चल रहा था। ठीक है, वहां के रूल्स रेगुलेशन देख रहे हो तो हमें हर जगह कुछ अलग अलग देखने को मिलता है, और हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं बहुत खुशी खुशी, और हम उसे इंजॉय करते हैं। सेम वही अगर आप वेस्टर्न नेशंस में देखो तो वो नहीं कर पाते हैं उस चीज को इंजॉय, उन्हें वो सारी चीजें सहन नहीं हो पाती है। तो ये इंडिया का एक अलग कल्चर है, एक अलग हमारा रहन सहन है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा मॉरली स्ट्रांग है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फालतू की चीज़ दी थी, तो मैंने तो आपको एक समरी बताई है कि किस तरीके से जो हमने पीयू रिसर्च सेंटर का हमने पहले भी जो सर्वे कवर किया था वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से कवर अप कर ली है।
तो अब अगर हम बात करें 5 मिनट लेके, अभी के सारे एडिटोरियल डिस्कशन खत्म हो चुके हैं, अगर हम बात करें तो आप लोगों को पॉपुलेशन पे कोई भी टॉपिक आएगा तो आप लिख सकते हो। अगर इंडियन सोसाइटी पे आएगा, कुछ रिलीजन या सोसाइटी से रिलेटेड आएगा, तो मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है विथ हमने पीयू रिसर्च सेंटर का जो अच्छी चीजें थी उसको हमने कोट भी किया था कि ये हमारे आंसर को सब्सटेंस करने के लिए, हमारे आंसर को वजन देने के लिए हम इसे भी कोट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आपको लग रहे होंगे, अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो हम डायरेक्ट एडिटोरियल से ही हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली है। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस, आपको मजे आ रहे हैं। बाकी डेली न्यूज एनालिसिस की जैसे हमारी बात हुई थी वो आपको कल से मिलने लग जाएगा इवनिंग टाइम में, कल से आपको डेली न्यूज एनालिसिस भी मिल जाएगा। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसे लगा ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।